टीचिंग एप्टीट्यूड है उसको नहीं देखा होगा इतने डिटेल वे में पढ़ते हुए या पढ़ाते हुए। जो प्रॉब्लम्स मैंने खुद ऑब्जर्व की हैं, देखो मैंने प्रॉब्लम्स ऑब्जर्व क्यों की हैं, मैं और तुम लगभग बराबर ही उम्र के हो, तो मैं स्टूडेंट्स लाइफ की जो प्रॉब्लम होती हैं, कहाँ प्रॉब्लम आ सकती हैं, उनको बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। और जो मैंने समझा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये बैच तैयार किया है। बिल्कुल फ्री बैच, कंप्लीट बैच तुम्हें यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट। मैं अली आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी से मैंने वादा किया था पिछली इंट्रोडक्शन की क्लास में कि बहुत जल्द से मैं यूजीसी नेट के लिए पेपर 1 की बहुत अच्छी शानदार शुरुआत करने जा रहा हूं। आज की जो क्लास होने वाली है वो एक नई शुरुआत के लिए बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा अच्छे वे में समझाने के लिए आज की जो शुरुआत होने वाली है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार और शानदार होने वाली है। क्योंकि आज की जो क्लास होगी, आज की क्लास को मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है इंट्रोडक्शन की क्लास में, पिछली क्लास में मैंने ये सब बताया था कि जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो बच्चों की समस्याएं हैं, जो परेशानी हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं उनके सामने, उन सभी को ऑब्ज़र्व करके, उन सभी को बेस में रख करके मैं एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ इस क्लास को शुरू करने के लिए। तो वो चीज़ें आज से शुरू मैं करने जा रहा हूँ। आज की जो शुरुआत होगी वो हर एक स्टूडेंट के लिए जो यूजीसी नेट देने जा रहा है, ठीक है, चाहे वो नया है चाहे वो पुराना है। क्योंकि पुरानों के लिए भी अब तक जो कंटेंट प्रोवाइड हो रहा था यूट्यूब के ऊपर या किसी भी पेड बैच में, कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, हर एक जगह तुम्हें जो प्रोवाइड हो रहा था उनमें सेम दिक्कत थी। हर एक कंटेंट में, हर एक प्रोवाइडेशन में एक सेम ही दिक्कत थी जो मैंने बहुत दिनों से ऑब्जर्व की है, ठीक है। तो आज जो मैं शुरुआत कर रहा हूँ बहुत ही आसान वे में, आसान तरीके से, आसान भाषा में मैं बहुत अच्छे से शुरुआत करने जा रहा हूँ। जिसमें मैंने कहा था कि पहली यूनिट से, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से, अभी तुम 2-4 मिनट की क्लास देख करके आगे समझ सकते हो कि कितनी बेसिक से पहली यूनिट को शुरुआत की है। उतनी बेसिक से शायद ही आज तक यूट्यूब के ऊपर किसी ने शुरुआत की होगी, मैंने तो देखा नहीं है। और मैंने वही चीज़ ऑब्जर्व की है कि कोई भी बेसिक बताना ही नहीं चाहता है, कोई भी बेसिक बताना नहीं चाहता। आते हैं पीपीटी पूरी थोप करके लाते हैं और शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मैं बुराई किसी की नहीं कर रहा हूँ, बस मैं जो दिक्कतों, बच्चों की जो दिक्कतें हैं उन सभी के लिए, उन सभी की दिक्कतों को बेस में रख करके इन सभी चीज़ों को शुरुआत कर रहा हूं, ठीक है। अभी तुम देखोगे थोड़ी देर में 1-2 स्लाइड जब तुम पढ़ोगे आगे तुम्हें पता चल जाएगा कितनी बेसिक से बिल्कुल जीरो से मैंने शुरुआत की है। अभी तुम देख लेना, देख सकते हो, ठीक है। मेरे बताने में और खुद के देखने में अंतर भी हो सकता है। तुम देखोगे तो हो सकता है जितना बेसिक मैं बता रहा हूं उससे भी कहीं ज़्यादा बेसिक तुमको मिल सकता है, ठीक है। तो आज की जो शुरुआत करते हैं, बहुत अच्छी शुरुआत करेंगे, बहुत मज़ेदार, शानदार, ईमानदारी से शुरुआत करेंगे और तुम्हारा साथ चाहिए। देखो, मैं अकेला मेहनत करके कुछ नहीं कर सकता। मैं मेहनत कर लूँ, बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट तुम्हारे लिए लेकर के आ जाऊँ, ठीक है। मैं अकेला मेहनत करके कुछ भी नहीं कर सकता जब तक तुम साथ में थोड़ी सी मेहनत नहीं करोगे, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। और वो मेहनत कितनी होगी तुम्हारी, वो तुम्हारा जो साथ होगा वो कितना होगा, बस इतना साथ होगा कि ईमानदारी से पूरी क्लासेस अटेंड करनी है, ठीक है। नोट्स बनाते हुए चलना है और थोड़ा सा भरोसा मुझ पर करते हुए चलना है। क्योंकि कहीं भी तुम पढ़ लो, थोड़ा बहुत भरोसा टीचर पे करना ही पड़ेगा। फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, ठीक है, थर्ड क्लास में, ठीक है। एक जब बॉन्डिंग अच्छी बन जाती है हमारी तुम्हारी, ठीक है, जब टीचर की और स्टूडेंट की अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, उसके बाद में बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आने लगती हैं। और चीज़ें समझ में तभी आती हैं जब एक दूसरे पर भरोसा होता है, ठीक है। अभी टीचिंग प्रोसेस हम पढ़ेंगे, उसमें इस चीज़ को डिटेल से समझेंगे, टीचिंग है क्या, ठीक है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले अपने थोड़ा सा ईमानदारी से क्लासों को अटेंड करना है और साथ देते रहना है। साथ इतना देना है कि इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक, जितने तुम्हारे दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा संबंधी हैं, सभी के पास तक इस क्लास को शेयर करो, ताकि उन सभी की जो दिक्कतें हैं
उन सभी की दिक्कतों का भी समाधान यहाँ हो सके, उन सभी को भी पता चल जाए कि जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं, उन सभी का सॉल्यूशन शुरू हो गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है हमारा बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। देखो, यूजीसी नेट के लिए जो परीक्षा हम देने जा रहे हैं दिसंबर 2023 के लिए, उसके लिए हम उसको बेस में रख करके चलेंगे। ठीक है, बेस में रख करके चलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूनिट्स हैं उन सभी को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी अच्छा खासा हमारे पास समय है, चीज़ों को नोट करते हुए चलना है, अच्छे से समझते हुए चलना है, भागते हुए नहीं चलना है। ठीक है, आगे देखो, फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जरा। क्या है, देखो फर्स्ट स्लाइड हम शुरू करते हैं। क्या होने वाली है फर्स्ट स्लाइड हमारी, तो क्या होगी कुछ सोच सकते हो? देख लो, ये है हमारी पहली स्लाइड। इसमें क्या है, इसमें हमारी जो पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड की, वहीं से मैंने शुरू किया है। ठीक है, शिक्षण अभिक्षमता, शिक्षण अभिक्षमता। ठीक है, जो शिक्षण अभिक्षमता है हमारी, उसको भी हम डिटेल में पढ़ने के लिए एक इंट्रोडक्शन की यहाँ शुरुआत करने जा रहे हैं। और इंट्रोडक्शन में भी जो टीचिंग, जो कोई देखो कोई बड़ा काम होता है ना, कोई भी ऐसा काम जो बहुत बड़ा है, उसको हमें एक साथ में नहीं कर सकते। ठीक है, कई दिन उसको लगाते हैं, तो उसको हम छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उस काम को करते हैं। ठीक है, तो वो काम बहुत आसानी से हो जाता है। बचपन में एक कहानी सुनी होगी, एक बूढ़ा व्यक्ति अपने लड़कों से कहता है कि लकड़ी का गट्ठर लेकर आओ और उसको एक साथ तोड़ो, तो वो एक साथ नहीं तोड़ पाते हैं, और एक एक करके जब वो लकड़ी देता है तो सब तोड़ देते हैं। तो हम भी वो यही करने जा रहे हैं, उस कहानी को यहाँ अप्लाई करेंगे। जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये 2 वर्ड से बना हुआ टर्म है, 2 वर्ड से बनी हुई एक टर्म है, और इसको पूरा समझने से पहले हम इसको तोड़ करके समझेंगे। टीचिंग को अलग समझेंगे। ठीक है, टीचिंग को अलग और एप्टीट्यूड को अलग। ठीक है, हमारी जो पहली जो टर्म आने वाली है, जो इसको तोड़ेंगे हम, वो आएगी हमारी टीचिंग। ठीक है, देखो मैं चाहता तो इस पीपीटी को, जो ये मेरा पेज है यहाँ पर, इसको मैं लाइन बाय लाइन, जैसे कि मैंने ऑब्जर्व किया है और लोग करते हैं, ठीक है, पूरी लाइन इस पे छाप देता और उनको यहाँ खड़ा होकर पढ़ता रहता कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, ये ऐसे होना है, और तुमको पढ़ के मैं यहाँ बताता रहता पूरी लाइनों को। ठीक है, उन पूरी लाइनों को मुझसे बेहतर हो सकता है तुम खुद भी बुक से पढ़ सकते हो। ठीक है, उन सभी लाइनों को तुम मुझसे बेहतर खुद भी बुक से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अगर मुझे लाइन ही पढ़नी होती तो मैं यहाँ आके बता देता कि ये बुक है, ये बुक है, इससे पढ़ लो, वहाँ से पढ़ लो, तुम खुद भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी बुकों से, बहुत सारी बुक्स को छानबीन करके जब यहाँ से एक छोटी चीज़ें बना करके लाया हूँ। देखो यहाँ जो ये चीज़ें हैं, मैं पूरी डिटेल में नहीं लिख करके लाया, पॉइंट लिख करके लाया हूँ, और ताकि उन पर मैं यहाँ खड़े होकर बोल सकूँ। और यही मैंने चीज़ ऑब्जर्व की है। ठीक है, और यहाँ जब हम लिखा हुआ पढ़ते हैं ना, तो बच्चे का ध्यान भी बोलने पर नहीं होता, पढ़ने पर ही होता है, वो भी पढ़ता रहता है। तो यहाँ जब हम सुनेंगे, चीज़ों को सुनेंगे और साथ में लिखेंगे भी, तो बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं लिखने को बार बार क्यों कह रहा हूँ? ठीक है, जब हम चीज़ों को अपने हाथ से लिखते हैं तो बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। 50% से ज़्यादा हमारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, बाकी बची हुई चीज़ें वो हम रिविज़न से कवर कर लेते हैं। अभी मैं बार बार लिखने को कह रहा हूँ कि आगे एक इसी यूनिट में एक टर्म आने वाली है थोड़ी देर में, उसमें तुम्हें पता चल जाएगा, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, जो हम करते हैं उससे बहुत अच्छा समझते हैं, तो वहाँ जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं हम अपना पहली जो टर्म है हमारी, कौन सी? टीचिंग वाली। इस पर बात करते हैं कि टीचिंग है क्या। टीचिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है। ठीक है, टीचिंग जो है वो बेसिकली एक प्रोसेस होता है। ठीक है, प्रोसेस होता है, या कह सकते हैं हम एक्टिविटी है। क्या है? एक्टिविटी है। टीचिंग एक प्रोसेस होता है, एक्टिविटी होता है, जिसके द्वारा हम अपने अंदर जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारी नॉलेज है, उसको इन प्रोसेस के द्वारा हम सामने वाले को, किसी दूसरे व्यक्ति को शेयर करते हैं, डिलीवर करते हैं। ठीक है, जो हमारा ये टीचिंग है, ये एक प्रोसेस है, या इसको एक्टिविटी बोल सकते हैं कि एक एक्टिविटी है, जिस प्रोसेस के द्वारा हम अपने जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसको हम सामने वाले को डिलीवर करते हैं। और सामने वाला कौन है? सामने वाला लर्नर हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, या कोई भी हो सकता है जो अभी सीख रहा है। ठीक है, तो ये हाँ वही हमारी टीचिंग। ठीक है, और ये जो है टीचिंग हमारी
जो टीचिंग होती है ना, ये प्लान की गई, ये प्रोसेस होता है, प्लान की गई एक्टिविटी होती है, या फिर कह सकते हैं इसको कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी होती है। कोऑर्डिनेट यानी कि प्लान किया हुआ जो टीचिंग होती है उसको प्लान किया जा सकता है, और कोऑर्डिनेटिंग की जा सकती है, यानी कि बच्चों को हम सह संबंधित, ये एक दूसरे से सह संबंधित भी होती है। जो सीखने वाला है और जो सिखाने वाला है वो दोनों एक दूसरे से सह संबंधित हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ कोऑर्डिनेट करना होता है दोनों के बीच में, और प्लान की गई। प्लान कैसे, मैंने जैसे कि तुम्हें बताया था, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। जो पिछली क्लास थी ना इंट्रोडक्शन की, मैंने उसमें तुम्हें बताया था कि मैं अभी इस चैनल के लिए या इस क्लासेस की जो शुरुआत करने जा रहा हूँ उसके लिए स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर जो मैं तैयार कर रहा था कि किस तरह से मुझे पढ़ाना है, किस तरह से मुझे पीपीटी तैयार करनी है, ताकि बच्चों को बेहतर से बेहतर तरीके से और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्यूशन में कर सकूं। तो ये सब मैं जो तैयार कर रहा था, ये एक प्लानिंग थी जिसके थ्रू मैंने ये सब किया है, और यहाँ मैं तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो टीचिंग होती है हमारी, एक प्रोसेस होता है, एक एक्टिविटी होती है जिसके द्वारा हम अपनी एक्सपीरियंस को, अपनी नॉलेज को सामने वाले के लिए, लर्निंग स्टूडेंट के लिए उसको शेयर करते हैं या उसको डिलीवर करते हैं, और ये एक प्लान की गई या कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी होती है। ये बात हो गई हमारी टीचिंग के लिए। उसके बाद में जो दूसरी टर्म आती है हमारी, वो है एप्टीट्यूड, ठीक है। जो एप्टीट्यूड है, वो एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड होता है किसी भी कार्य को या किसी भी काम को करने की जो हमारे अंदर क्षमता या एबिलिटी है या स्किल्स हैं, उन सभी एबिलिटी या स्किल्स को डेवलप करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम कहते हैं एप्टीट्यूड, ठीक। टीचिंग और एप्टीट्यूड ये चीज़ होती हैं। जैसे कि तुम मान के चलो, तुम्हें कोई भी चीज़ पढ़नी है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है, रिसर्च वाला सब्जेक्ट उठा कर देख लो। रिसर्च का जो अभी यूनिट आने वाली है, हमारी अगली यूनिट जो होगी रिसर्च एप्टीट्यूड की होगी, उस एप्टीट्यूड के लिए, रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए तुम्हारे उसमें कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। अगर तुम्हारा जो बैकग्राउंड है, तुम्हारा जो माहौल है घर का, अगर वो रिसर्च का है, किसी के माता पिता हो सकता है पीएचडी होल्डर होंगे या भाई बहन होंगे, तो उसको रिसर्च एक माहौल मिल जाता है, उसको पढ़ने की ज़रूरत बहुत कम होती है, वो वहीं से चीज़ों को समझ लेता है, ठीक है। जिसका माहौल नहीं होता है, बात करते हैं उसके लिए, ठीक है। अब वो बच्चा क्या करेगा, उसके लिए तो कोई टीचर की ज़रूरत होगी, वो तो टीचर के पास जाएगा ही सीखने के लिए। अब वो जब टीचर के पास जाएगा, तो टीचर के पास जाने के लिए उसको पहले देखना होगा कि कौन मुझे पढ़ा सकता है। तुम्हारे पड़ोस में भी होगा, तुम्हारे मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो तुम्हारा बड़ा भाई होगा या तुम्हारी बड़ी बहन होगी, ठीक है। मोहल्ले में जिसको भाई भैया या बहन बोल देते हैं, दीदी बोल देते हैं, तो तुम सोचोगे कि यार कि वो भैया हैं, वो पीएचडी कर रहे हैं, तो मुझे उनके पास जाना चाहिए, वो अच्छे से मुझे रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा सकते हैं, ठीक है। उनको नॉलेज बहुत है, मैं भी मानता हूँ कि वो पीएचडी कर रहे हैं तो उनको नॉलेज होगी, ठीक है, तुम भी मानते हो। लेकिन उनके पास जब तुम जाओगे, वो अपने नॉलेज का तुम्हारे तक डिलीवर अच्छे से नहीं कर सकते। उनके अंदर जो नॉलेज है, उस नॉलेज को शेयर करने के जो स्किल्स हैं, जो उनके अंदर एबिलिटी हैं, वो डेवलप नहीं है, जिनकी वजह से वो अच्छे से तुमको नहीं समझा सकते। तो उन एबिलिटी को, उन स्किल्स को जो अभी डेवलप नहीं हुई है, उनके कारण अपने किसी भी ज्ञान को, किसी भी नॉलेज को तुम तक नहीं पहुंचा पा रहे, उन स्किल्स को डेवलप करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसी को हम एप्टीट्यूड बोलते हैं। कहते हैं ना कि उस बंदे के पास ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान बांटना नहीं आता। ज्ञान है, ज्ञान बांटना उसको नहीं आता, लेकिन ज्ञान बांटने की जो प्रक्रिया है, उसको किसी प्रोसेस के द्वारा पढ़ करके या सीख करके अपने अंदर डेवलप कर लेना, वही एप्टीट्यूड बोला जाता है। तो अभी हमारे अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? रिसर्च हम पढ़ रहे हैं अभी टीचिंग एप्टीट्यूड। अब टीचिंग हमसे आती नहीं है, ठीक है, हमसे टीचिंग की एबिलिटी नहीं है, स्किल्स हमारे अंदर नहीं है, लेकिन टीचिंग की एबिलिटी को, टीचिंग की स्किल्स को हम किसी प्रोसेस के द्वारा डेवलप कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता, जिससे हम आगे देख सकते हैं कि बच्चों को किस तरह से मुझे पढ़ाना है, किस तरह से मुझे बच्चों को सिखाना है, कैसे बच्चों से मुझे कोऑर्डिनेट करना है। ये सब क्या होता है? टीचिंग एप्टीट्यूड होती है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इन चीज़ों को जो मैं बोल रहा हूँ ना, उन सभी को लिखते रहना, तभी बहुत अच्छे से तुम्हारी तैयारी हो सकती है, क्योंकि एक बार तुम लिख लोगे, दोबारा एक बार सिर्फ पढ़ोगे तो कभी नहीं भूल सकते हो।
यहाँ जो लिखा हुआ होता है ना लाइन बाय लाइन, जो बाकी लोग करते हैं उसमें तुम्हारा भी ध्यान पढ़ने में होता है, उसके बोलने में नहीं होता। तो तुम सोचते हो कि यार मुझे पीडीएफ मिल जाए, पीडीएफ मिल जाए, पीडीएफ मिल जाए। कुछ घंटा नहीं होता पीडीएफ से, ठीक है। बस जब तक तुम खुद नहीं लिखोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। फर्स्ट पेपर जो है, फर्स्ट पेपर यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए एक रीढ़ की हड्डी है, फर्स्ट पेपर जो होता है। सेकंड पेपर में तुम कितना भी अच्छा स्कोर कर लो, अगर फर्स्ट पेपर में तुम्हारा अच्छा स्कोर नहीं है ना तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूटी की टूटी ही रहेगी। अगर तुम उस रीढ़ की हड्डी को मजबूत कर लोगे ना तो थोड़ा बहुत अगर तुम्हारे सेकंड पेपर में जो मेन सब्जेक्ट होता है उसमें कम रह गए तो ये कवर कर लेगा, ठीक। आगे तुम्हें पुश करेगा, तुम्हारी हड्डी मजबूत होगी तो तुम आगे चल सकोगे। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। आगे चलो देखते हैं आगे क्या है। आगे आता हमारा, देखो अब जो हम जो भी जिस चीज़ को, जिस नॉलेज को हम डिलीवर कर रहे हैं, जिसको हम शेयर कर रहे हैं दूसरे के लिए, ठीक है, वो सीख रहा है। अब उसको जो हमारा जो प्रोसेस होता है डिलीवर करने का, ज्ञान को, एक्सपीरियंस को, उसको हम एजुकेशन बोलते हैं। लेकिन एजुकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको डिटेल में इंफॉर्मेशन देने के लिए कुछ फिलोसफीज़ आती हैं, जैसे कि जो बताती हैं कि हमारी जो एजुकेशन है वो किस ज्ञान को शेयर करने के बाद में, किस ज्ञान को सीखने के बाद उसको एजुकेशन कह सकते हैं, किस ज्ञान को नहीं। तो यही सब डिस्कस करने के लिए बहुत सारी फिलोसफीज आती हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 2-4 को ही डिस्कस करेंगे जिनसे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती हैं। जैसे कि पहली है हमारी आइडियलिज्म, दूसरी है नेचुरलिज्म, तीसरी है प्रैग्मेटिज्म, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद या प्रयोजनवाद, ठीक है। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे जो हमारी एजुकेशन है, जिसके बारे में हम ये फिलोसफीज पढ़ने वाले हैं। एजुकेशन को भी थोड़ा सा, एजुकेशन की जो बेसिक हिस्ट्री है उसको समझ लेते हैं। एजुकेशन की थोड़ी सी जो बेसिक हिस्ट्री है उसको जान लेते हैं, ठीक है। देखो इतनी डिटेल वे में, इतने अच्छे से, इतने जीरो से कभी भी तुमने नहीं देखा होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड है उसको नहीं देखा होगा इतने डिटेल वे में पढ़ते हुए या पढ़ाते हुए। जो प्रॉब्लम्स मैंने खुद ऑब्जर्व की हैं, देखो मैंने प्रॉब्लम्स ऑब्जर्व क्यों की हैं, मैं और तुम लगभग बराबर ही उम्र के हो, तो मैं स्टूडेंट्स लाइफ की जो प्रॉब्लम होती हैं, कहाँ प्रॉब्लम आ सकती हैं, उनको बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। और जो मैंने समझा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये बैच तैयार किया है। बिल्कुल फ्री बैच, कंप्लीट बैच तुम्हें यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ जो हम पढ़ेंगे एजुकेशन के बारे में, उससे पहले अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और भी बेहतर से बेहतर कंटेंट तुम्हारे सामने में प्रोवाइड कर सकूं। इसमें जो मैंने ये तैयार किया है ना, इस तरह से इसको तैयार किया है, ना तो हमारा इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा परेशान होगा और ना ही हमारा हिंदी मीडियम वाला बच्चा परेशान हो सकेगा। इस तरह से मैंने इस बैच का स्ट्रक्चर रखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके यहाँ आसान वे में जो हमारी नॉर्मल बोलने वाली जो लैंग्वेज होती है ना, उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको तैयार किया है। तो इसमें ना इंग्लिश मीडियम वाले को दिक्कत होगी, ना ही हिंदी मीडियम वाले को दिक्कत हो सकेगी, और कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पकड़ बना सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट में हमारी अच्छे से पकड़ बनी होगी ना, चाहे किसी भी तरह से एग्जामर क्वेश्चन को घुमा के पूछ ले, हम उसको सोल्व कर देंगे। चाहे वो अपनी बीवी से लड़ कर के आया हो उस दिन, जिस दिन वो क्वेश्चन बना रहा है, जब बीवी से लड़ के आता है ना तो बहुत ही टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन रखता है, मजाक की बात है, सीरियस मत होना, ठीक है। तो कैसा भी क्वेश्चन हो उसको हम टैकल कर जाते हैं, अगर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होता है। तो बात करते हैं यहाँ एजुकेशन की। एजुकेशन जो है हमारा, उससे पहले हम शिक्षा के देखते हैं। जो शिक्षा हमारा हिंदी में शब्द होता है, शिक्षा जो होता है ना हमारा, संस्कृत के शिक्ष धातु से मिलकर बना होता है। किससे? शिक्ष धातु से। जो शिक्ष धातु होती है संस्कृत की, ठीक है, उससे मिलकर बना होता है। और शिक्ष धातु का जो मतलब होता है वो होता है सीखना और सिखाना, यानी कि जो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया, सीखने सिखाने का जो प्रोसेस होता है, उसको एजुकेशन या शिक्षा बोलते हैं। अब बात करते हैं हम इंग्लिश वाले वर्ड की। इंग्लिश वाला जो वर्ड है वो होता है, वो क्या है, वो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से, जो लैटिन भाषा का एजुकेटम वर्ड है उससे लिया गया है एजुकेशन को। अब बात करते हैं एजुकेटम जो है, वो एजुकेटम भी लैटिन भाषा के 2 वर्डों से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन से? ई और डू को।
अब ए का जो अर्थ होता है, ए का अर्थ होता है अंदर से बाहर की ओर, इनर टू आउटर साइड। ए का अर्थ होता है इनर टू आउटर साइड, और डूको का होता है टू डेवलप, यानी कि अंदर से बाहर की ओर, और डूको का अर्थ होता है विकसित करना। यहां तक बात क्लियर हुई। अब विकसित क्या कर रहे हो, जैसे कि किसी के अंदर कोई भी व्यक्ति है उसके अंदर जो क्वालिटी होती है ना, वो पहले से उसके अंदर जन्मजात होती है, ठीक है, जन्म से ही उसके अंदर वो समाहित उसके अंदर पहले से ही होती है। उस क्वालिटी को किसी प्रोसेस के द्वारा लर्न करके या कुछ भी करके उस क्वालिटी को अपने अंदर से बाहर की ओर विकसित करना या डेवलप करना ही हम एजुकेशन बोलते हैं। एजुकेशन किसको बोलते हैं? जो हमारे अंदर क्वालिटी है, जैसे कि मान के चलो कोई बच्चा डांस करना बहुत अच्छा जानता है, ठीक है, और डांस करने की उसके अंदर क्वालिटी है, उसके अंदर गाना गाने की क्वालिटी है, लेकिन वो अपने उस क्वालिटी को डेवलप करके बाहर की ओर नहीं ला पाया, जिसको हम ट्रेनिंग के द्वारा जाते हैं ना, कहीं कहीं एकेडमी में चले जाते हैं, अपनी जो क्वालिटी है उनको बहुत अच्छे से हम स्किल बाय बहुत अच्छे से डेवलप कर लेते हैं, सीख के कोशिश कर करके, तो उसी को कहते हैं हम एजुकेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ बहुत सी चीज़ें थी, मैं इसको पूरी पीपीटी को भर के भी लिया था लाइन बाय लाइन। अब यहाँ मैंने पॉइंट बना के दिए हैं तुम्हें। यहाँ जो मैं जानता हूँ ना कितने पेजों की मैंने यहाँ एक पॉइंट बनाया है, कितने पेजों का यहाँ इस पॉइंट को बनाया है, तो उनको किस तरह से मुझे तुम्हारे सामने डिलीवर करना है, तुम्हारे सामने पेश करना है, जिससे कि तुम बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। अब समझोगे, देखो मेरा बोलने का जो जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसको तुम हाथों हाथ लिखते भी रहो, ठीक। चाहो तो इस तरह से पीपीटी अपने नोट्स बना लो, चाहे तो तुम एक स्टोरी वाइज में अपने नोट्स को बना सकते हो, जैसा भी तुम अपना कंफर्टेबल समझते हो पढ़ने के लिए, याद करने के लिए। आगे चलते हैं। ये हमारी एजुकेशन की बात हो गई है। एजुकेशन के बाद में हमारे आते हैं अब जो हमारी फिलोसफी, जो हमारी क्या थी, जो हमारी फिलोसफी थी ना, उस पे चलते हैं हम। पहली फिलोसफी हमारी आइडियलिज्म। आइडियलिज्म मतलब ये आदर्शवाद होते हैं, या आदर्शों को मानते हैं। आदर्शों को मानते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ होती है एक तरह से कल्पना वाली चीज़ें जो होती हैं उनको मानते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें आते हैं एरिस्टोटल, प्लूटो, फ्रोबेल, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, etc, ठीक है। तो इसमें देखो कौन आते हैं, इन्होंने क्या क्या विचारधाराएं दी हैं। जैसे कि अरिस्टोटल है ना यार, ये अरस्तु जो है ना, यहाँ पर जो अरिस्टोटल है, कोई भी सब्जेक्ट उठा के तुम देख लो, ये तो मिल ही जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि पहले जो प्राचीन काल में, बहुत समय पहले, ये जो हमारा आइडियलिज्म है ना, ये सबसे प्राचीन यानी कि सबसे ज़्यादा एंशिएंट हमारी फिलोसफी है, सबसे ज़्यादा पहली पुरानी विचारधारा हमारे सामने आती है। और उस समय में जो अरस्तु थे, अरस्तु के समय में जो चीज़ें होती थी ना, उस समय में कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता था। सभी चाहे तो हमारा साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे कुछ भी सब्जेक्ट हो, वो सब के सब कहाँ आते थे? दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसफी के अंदर आते थे। अब वो क्यों आते थे? कोई भी व्यक्ति है किसी भी टॉपिक के ऊपर अपना दर्शन रखता था, अपनी विचारधाराएं रखता था, और वो विचारधाराएं जब ज़्यादा मान्यता मिल जाती थी, उनको आगे उसको बुक्स फॉरवर्ड में रख दिया जाता था। तो वैसे ही अलग अलग सब्जेक्ट बनते रहे। जैसे कि सब्जेक्टों की तुम्हें नीड होती रही, मान के चलो मैथ की सब्जेक्ट की नीड हुई कि हमें अब मैथ सब्जेक्ट हमें अलग बनाना चाहिए प्रैक्टिकली, ठीक है। साइंस हमें प्रैक्टिकली अलग बनाना चाहिए, हमें सिर्फ विचारधारा से अब काम नहीं चलने वाला, प्रैक्टिकली हम करना चाहते हैं। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को जब अलग अलग करते रहे, जैसे जैसे नीड होती रही, उनको अब अलग अलग करते रहे। तो अब फिलोसफी एक छोटा सा रह गया और बाकी सब्जेक्ट हमारे अलग होते चले गए। तो यहाँ देखो अरिस्टोटल क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में, स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क का वास करना ही शिक्षा बोला जाता है, ठीक है। इंग्लिश में देख लो, एजुकेशन इज ए क्रिएशन ऑफ ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, यानी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास करना ही शिक्षा होता है। अब ये क्या है? एक विचारधारा ही तो है, एक विचारधारा ही तो है ना। अब स्वस्थ मस्तिष्क है, लेकिन अब चीज़ों को क्या प्रैक्टिकली देखा है तो उसी के अनुसार चीज़ें अलग होती चली गई हैं, ठीक। जैसे कि हमारे यहाँ फ्रोबेल हैं, फ्रोबेल बहुत ही जाने माने व्यक्ति होते हैं हमारे किसमें, साइकोलॉजी के अंदर आते हैं ये। अब साइकोलॉजी के अंदर जब आते हैं, इन्होंने एक टर्म दी है क्या, कि जो हमारा नेचर होता है, जो प्रकृति होती है ना, उसमें जो प्रकृति होती है उसको, और जो पेड़ पौधे होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनको हम एक समय देते हैं, टाइम देते हैं उनको बढ़ने के लिए या डेवलपमेंट के लिए, उनको छोड़ देते हैं कि हाँ इनको
थोड़ा सा समय लगे। अभी ये पेड़ पौधा मैंने इतना बड़ा लगाया है, अभी इसको मुझे टाइम देना चाहिए, टाइम लगेगा इसको कि बड़ा होने के लिए। जैसे हम नेचर को टाइम देते हैं उसको डेवलप होने के लिए, तो नेचर भी हमें सजेस्ट करती है, जो नेचर होती है वो भी हमें सजेस्ट करती है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों को भी, उनको भी टाइम देना चाहिए। वो भी टाइम के अनुसार या समय के अनुसार चीज़ों को समझ समझ के डेवलपमेंट उनका हो जाता है और वो भी बड़े हो जाते हैं। तो इसी के अंदर जो फ्रोवेल ने जो ये स्टेटमेंट दिया है ना, जो अब ये नेचर वाला और जानवर वाला जो स्टेटमेंट दिया है ना, इसी के अंदर इन्होंने एक टर्म दी है किंडरगार्टन की। क्या? किंडरगार्टन की। किंडरगार्टन एक टर्म दी है कि बच्चों को कि गार्डन में या नेचर में उसको छोड़ दो। जैसे कि एक गार्डन के अंदर एक फूल खिलता है, जैसे कि गार्डन के अंदर एक फूल खिलता है, वैसे ही बच्चे को गार्डन में छोड़ दो, वो भी खिलने लगेगा। तो ये क्या है? एक आदर्शवाद है। जो ये सभी है ना, ये आदर्शवाद है, आदर्शों को ये लोग मानते हैं। ठीक, आगे चलें। आगे जो है हमारा दूसरी जो टर्म आती है उसको देखते हैं। दूसरी टर्म आती है हमारी नेचुरलिज्म की। कौन सी? नेचुरलिज्म की। क्लास अच्छी लग रही है ना, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो कमेंट करके बताना और लाइक शेयर भी कर देना। तो नेचुरलिज्म जो है प्रकृतिवाद। अब प्रकृतिवाद के अंदर कौन आते हैं? हमारे टैगोर हैं, रूसो हैं या हर्बर्ट हैं। ये प्रकृति के ऊपर रहते हैं। जैसे कि प्रकृति के ऊपर मतलब जो कुछ भी हम प्रकृति के द्वारा सीखते हैं उसी को हम एजुकेशन बोलते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा है कि प्रकृति जो होती है, प्रकृति हमारी यानी कि मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को पूरा तो कर सकती है, लेकिन मनुष्य का जो लालच होता है ना, उसको पूरा नहीं कर सकती। जो हम प्रकृति से सीखते हैं, जो प्रकृति हमें सिखाती है, उसके द्वारा जो हम ज्ञान लेते हैं, उसी को एजुकेशन बोला जाता है। इसके मानने वाले ये सब हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल आता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। जो बच्चा होता है, बच्चा अगर पेड़ पर चढ़ना चाहता है, बच्चा अगर पेड़ पर चढ़ना चाहता है तो उसको पेड़ पर चढ़ने दो, पेड़ पर उसको चढ़ने देना चाहिए। जब वो गिरेगा तो गिर करके अपनी गलती का उसे एहसास होगा कि मैंने कहाँ गलती की है, चढ़ते वक्त मैंने कौन सी गलती की है, कौन सा कदम मैंने चढ़ते वक्त गलत रखा है। ठीक है, उसको सीखने के बाद में फिर वो दोबारा कोशिश करेगा तो वो अच्छे से चढ़ पाएगा। तो प्रकृति से जो हम सीखते हैं, जो हम नेचुरली सीखते हैं, उसी को हम एजुकेशन बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इसको नेगेटिव मत लेना, ये पॉजिटिव ही है प्रकृति से सीखने का। बच्चे को छोड़ दो, बच्चा जो गिरेगा उसको गलती का एहसास होगा कि कहाँ मैंने गलती की है, फिर वो दोबारा करेगा, फिर वो दोबारा चढ़ सकेगा। तो प्रकृति से जो हम सीखते हैं वो कौन सा आता? हमारा नेचुरलिज्म वाले बोलते हैं। आगे चलते हैं। दूसरे पॉइंट हमारा क्या है? दूसरा पॉइंट देखते हैं जरा। दूसरा हमारा प्रैग्मेटिज्म। कौन सा? प्रैग्मेटिज्म का। अब प्रैग्मेटिज्म यानी कि प्रयोजनवाद, इसी को हम प्रयोगवाद भी बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटिज्म भी बोलते हैं। प्रयोगवाद क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंटिज्म भी इसको बोला जाता है। इसके जो फाउंडर हैं, जो जनक बोले जाते हैं या फादर बोलते हैं, कौन है? जॉन डेवी। कौन है? जॉन डेवी। अब इसको कहीं कहीं तुम्हें लिखा मिलेगा जॉन डीवी, ठीक है, कहीं कहीं मिलेगा जॉन डेवे। ठीक है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, तो यहाँ तुम जॉन डेवे बोल सकते हो। ठीक, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर ना, इसके अंदर जो हम अभी पीछे आदर्शों की, जो प्रकृति के सत्यों की, जो प्रकृति का जो नेचर का जो ट्रुथ है, उसकी यहाँ कोई भी जगह नहीं है। उसके लिए यहाँ कोई भी जगह नहीं होती है। ना ही तो हमारे आइडियाज़ की या आदर्शों की कोई जगह है इसमें, ना ही जो हमारा प्रकृति नेचर के जो ट्रुथ हैं, जो सत्य हैं नेचर के, प्रकृति के, उनकी भी यहाँ कोई जगह नहीं है। ठीक है, यहाँ जो जगह होती है, यहाँ जो जगह होती है वो होती है एक्टिविटी की या बिहेवियर की, जो हम करते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्व जो दिया जाता है वो दिया जाता है किसको? एक्सपीरियंस को महत्व दिया जाता है। जितना ज़्यादा अनुभव बच्चा करेगा उतना ही ज़्यादा वो सीखेगा। उसी को हम एजुकेशन बोलते हैं। किसके अनुसार? प्रैग्मेटिज्म के अनुसार या प्रयोगवादियों के अनुसार। ठीक है, तो इसमें आता है लर्निंग बाय डूइंग। मैंने बताया था ना कि कर करके सीखो, जितना ज़्यादा हो सके करते रहो, कर करके हमें सीखना है। तो लर्निंग बाय डूइंग जो कहा है, ये किसने कहा है? जॉन डेवी ने कहा है। और ये जो विचारधारा थी ना, जो ये इसके फाउंडर थे जॉन डेवी, इन्हीं के एक शिष्य थे किलपैट्रिक। कौन? किलपैट्रिक। तो किलपैट्रिक इन्हीं के स्टूडेंट थे। इन्होंने ही, किलपैट्रिक ने ही इस विचारधारा को आगे बढ़ाया है और प्रयोगवाद के रूप में प्रस्तुत किया है।
ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारी, कहाँ तक हो गई हमारी, प्रैग्मेटिज्म तक हो गई है। ठीक, प्रैग्मेटिज्म तक हमारी बात हो गई है। एक दो चलो बिहेवियरिज्म को और देख लो। ठीक है, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट टर्म हो जाती है बिहेवियरिज्म की, यानी कि व्यवहारवाद। अब इसका मानना है कि जो लर्नर है ना, जो सीख रहा है, जो स्टूडेंट है, वो एक पैसिव जीव है, पैसिव ऑर्गेनिज्म है, यानी कि निर्जीव, यानी कि निष्क्रिय है, उसमें एक्टिविटी नहीं होती है, वो सिर्फ सीखता है, देख करके सीखता है। वो क्या है, वो देख करके सीखता है। जिसे कराने के लिए, जिसे लर्न कराने के लिए, जिसे सिखाने के लिए, जिसे पढ़ाने के लिए हमें कंडीशन देनी होती है। यहाँ लिखा है ना, इसका जो मानना है, लर्नर एक पैसिव या निष्क्रिय जीव है, ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसे लर्न कराने के लिए उसे कंडीशन कर सकते हैं, यानी कि उसे अनुबंधन कर सकते हैं कि किस तरह से तुम्हें, मतलब कोई उसमें कंडीशन ऐसी लगा सकते हैं कि जिससे वो सीख सकता है, उसमें एक्टिविटी आ जाए। अब वो एक्टिविटी कैसे आएगी, जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल है, देखो थोर्नडाइक थोर्नडाइक का जब भी नाम पढ़ता हूँ ना तो मुझे हंसी आती है। वो इसलिए कि ये वही महाशय हैं, ये वही शख्स है जिन्होंने बचपन में तुम्हें बेहद तरीके से, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डंडों से, ठीक है, डंडों से, घूंसों से, थप्पड़ों से पिटवाया है स्कूलों के अंदर। वो क्यों पिटवाया है? इनका जो मानना था ना, थॉर्नडाइक का जो मानना था वो ये था कि बच्चे को चाहे तो पुरस्कार दो या दंड दो, यानी कि कुछ भी बच्चे को पुरस्कार दो, गिफ्ट दो, या उसको पनिशमेंट दो, दंड दो, कुछ भी दो, कुछ भी कराओ, बस उसको पढ़ाओ, उसको सिखाओ। तो वही चीज़ होती थी, अच्छे खासे तरीके से ठीक ठाक कुटे होंगे तुम भी, मैं भी कुटा हूँ बहुत अच्छे से। तो इसमें जो हमारा कुटने का जो श्रेय जाता है ना, वो इन्हीं महाशय को जाता है, थॉर्नडाइक को, क्योंकि इन्होंने कहा है कि दंड देकर अगर सिखाना है तुम्हें बच्चों को सिखाओ, पुरस्कार देकर सिखाना है, लालच देकर सिखाना तो सिखाओ। इन्हीं की एक थ्योरी आती है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयास एवं त्रुटि या भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि या भूल का सिद्धांत। ठीक है, अगर ये थ्योरी तुम्हें पूरी पढ़नी हो ना, वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर जानकारी के लिए, बाय नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए कि थॉर्नडाइक कौन थे, क्या थे, किस तरह, जब इनका नाम आया है तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो भी जाते हैं। उसका थ्योरी का मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके तुम उस थ्योरी को पूरा देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना, इन्हीं के अंदर। अब व्यवहारवाद क्यों बना है? क्योंकि ये कहता है कि व्यवहार जो होता है ना हमारा, जब हमारे बिहेवियर में परमानेंट चेंज हो जाता है, उसी के बाद में हमारा एजुकेशन जो होता है वो लर्निंग बन पाती है। ठीक है, लर्निंग हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि लर्निंग और टीचिंग दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। ठीक है, इसलिए बीच बीच में यहाँ लर्निंग की टर्म भी आ रही हैं। अभी आगे हम पूरी टर्म अलग भी पढ़ेंगे लर्निंग की। तो यहाँ छोटे छोटे पॉइंट हैं जो बिहेवियरिज्म वाले होते हैं, जो व्यवहारवादी होते हैं, जैसे कि वाटसन है ना, एक तो थॉर्नडाइक हो गए, एक वाटसन है, स्किनर होते हैं। तो वाटसन जो है हमारे, वाटसन क्या कहते हैं कि वाटसन कहते हैं, इनका कथन है बहुत इंपॉर्टेंट, कि मुझे एक बालक दे दो, मैं उसको वो बना दूंगा जो मैं बनाना चाहता हूँ। अब क्या बनाना चाहता हूँ? चोर, डाकू, डकैत, ये सब बनाना चाहता है, कुछ भी बनाना चाहता है, मतलब। ठीक है, मतलब उसका ये है कि जैसा मैं उस बच्चे के अंदर बिहेवियर डालूंगा, जैसे उस बच्चे को मैं बिहेवियर के अंदर रखूंगा, तो वो बच्चा वही बनेगा। अगर मैं उसको पुलिस बनाना चाहता हूं तो पुलिस वाला बिहेवियर उसके अंदर डालूंगा तो वो पुलिस ही बनेगा। चोर बनाना चाहूँगा, उसके अंदर चोर वाला बिहेवियर मैं डालूंगा तो वह चोर बन जाएगा। तो ये कहते हैं कि जो भी कुछ हम सीखते हैं, जो कुछ करते हैं, वो हमारा बिहेवियर में होता है। बिहेवियर में परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, स्थायी रूप से जो हमारा बिहेवियर में चेंज आता है, बदलाव आता है, उसको बोलते हैं लर्निंग। ठीक है, ये होता है हमारा बिहेवियरिज्म का। तो ये हमारे कुछ छोटे छोटे पॉइंट थे, छोटे छोटे बिंदु थे जो हमने आज डिस्कस किए हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा और ये है टीचिंग के बारे में अब जानते हैं। अभी तक हमारा जो बेसिक चल रहा था, अब आते हैं हमारे जो टीचिंग है ना, उसके कुछ नेचर है, कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि नेचर के जो नेचर, अगर टीचिंग का हम नेचर देखें ना, तो नेचर में टीचिंग जो होती है हमारी ट्रायडिक या ट्रायर्किक होती है। ट्रायडिक, इसको ट्रायडिक भी बोल देते हैं और ट्रायर्किक भी बोल देते हैं। त्रितंत्रीय होती है, 3 तंत्र होते हैं इसमें। देखो, एक ट्रायंगल होता है, उसके एक कोने पे हमारा टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है, और यहाँ कंटेंट या करिकुलम।
ठीक है, ये किसी भी कोने पर कहीं भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी फिक्स नहीं है कि टीचर ऊपर ही होगा स्टूडेंट नीचे होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं ये। तो ये हमारा जो नेचर की बात करें हम टीचिंग की, तो ये नेचर में कौन सा होता है, त्रितंत्रीय ट्रायडिक होता है। बात हो गई, आगे चलते हैं। देखो अब यहाँ देखो टीचिंग एंड लर्निंग दो प्रोसेस हैं जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। जो टीचिंग और लर्निंग है, मैंने अभी बताया था ना, टीचिंग और लर्निंग दोनों एक दूसरे से अंतः संबंधित करते हैं, दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। और जो स्टूडेंट होता है वो स्टूडेंट को पॉजिटिव ट्रांसफर देना ही, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देना ही टीचिंग का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है। जो हमारा टीचिंग है ना, टीचिंग का जो सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव होता है, जिसको हम प्राइम ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं, वो होता है हमारा स्टूडेंट को या लर्नर को पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देना है, कि पॉजिटिव ज्ञान देना। अगर मैं बच्चों को कुछ पढ़ाना चाहता हूँ, अगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ें तुम्हारे समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगर समझ में आ रही हैं तो वो होता है पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, अगर नहीं आ रही तो होता है नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। और नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन को टीचिंग नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो टीचर होता है, टीचर एज ए लर्नर ड्यूरिंग टू टीचिंग। जब टीचिंग कर रहा होता है टीचर, तो टीचिंग के दौरान ही जो टीचर होता है वो भी सीख रहा होता है, वो भी एक लर्नर की तरह होता है। जैसे मैं यहाँ तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें पढ़ाने से पहले मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, ठीक, कि मुझे किस तरह से पढ़ाना है, कैसे तुम्हारे समझ में आता है, और उसमें कुछ जानकारी मेरे नहीं भी यहाँ जुड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई है, यहाँ तक हमारी बात हो गई है। ज़्यादा मैं नहीं लिख कर लाया, ज़्यादा क्यों नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें ज़्यादा देखनी होती हैं, ठीक है। अब इससे इन सभी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को देख लो यार। जो हमने अब तक पढ़ा है उससे पढ़ने के लिए, जो पढ़ा है उसको एवेल्युएट करने के लिए एक क्वेश्चन है, उसको देखो। यहाँ देखो क्वेश्चन देख लो। द फ्रेजेस TL मॉडल ऑफ टीचिंग इम्प्लाइज दैट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, जो टीचिंग एंड लर्निंग का जो प्रोसेस है, तो उसका क्या तात्पर्य है, उसका तात्पर्य क्या है, शिक्षण के TL मॉडल का वाक्यांश तात्पर्य क्या होता है। जो टीचिंग एंड लर्निंग आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। बी है टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड, टीचिंग एम्स एट लर्निंग, या टीचिंग कॉजेज लर्निंग। तो इसका क्या मतलब है, जो टीचिंग और लर्निंग है वो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, वो एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। तो इसको तो तुम काट ही सकते हो, क्योंकि टीचिंग और लर्निंग जो होता है ना हमारा, वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड। जो टीचिंग और लर्निंग है वो कहाँ अखंडनीय रूप से संबंधित होती है, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। इसको अभी हम स्किप करते हैं, छोड़ते हैं, ये सही हो सकता है। टीचिंग एम्स एट लर्निंग, जो टीचिंग का जो उद्देश्य है, जो लर्निंग का जो उद्देश्य मतलब जो टीचिंग का जो उद्देश्य है वो लर्निंग कराना है, ठीक है, ये बात भी ठीक है, इसको भी छोड़ सकते हैं। टीचिंग कॉजेज लर्निंग, टीचिंग के कारण ही लर्निंग होती है, नहीं, टीचिंग के कारण लर्निंग नहीं होती। यानी कि लर्निंग जो होती है वो बिना टीचिंग के भी हो सकती है, ठीक है। जो लर्निंग होती है वो टीचिंग के बिना भी हो सकती है। जो लर्निंग है, हम जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं देख करके या कि सीख करके कुछ भी सीखते रहते हैं। तो यहाँ जो दो ऑप्शन है ना, इन दो में देखो, ये दोनों वैसे सही हैं, ये दोनों वैसे तो सही हैं, लेकिन हमें कभी कभी ऐसा होता है कि चार ऑप्शन में हम दो तो क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन जो बचते हैं दो, वो दोनों सही होते हैं। अब उन दोनों में हमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी वाला देखना होता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी वाला देखना होता है कि किसकी प्रायिकता ज़्यादा हो सकती है। तो हमारा जो सबसे बेहतर जो है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। ये भी क्यों नहीं होगा, देखो टीचिंग एम्स एट लर्निंग, जो टीचिंग का जो एम है, जो उद्देश्य है, वो लर्निंग होता है, लेकिन इतना अच्छा ये ऑप्शन नहीं हो पाता जितना कि यह है। टीचिंग एंड लर्निंग जो है वो एक दूसरे से अखंडनीय रूप से, ठीक है, अभिन्न रूप से जुड़े होते हैं, जो बिल्कुल अभिन्न मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ तक हमारी बात हो गई है, ठीक है। आज की जो क्लास है हमारी वो यहीं तक रहने वाली है, और
उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज जो भी कुछ देखा है यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। क्योंकि यहाँ तक अगर तुम आ गए हो तो समझ लो तुम पूरी तरह से डेडिकेट हो अपने एग्ज़ाम को पास करने के लिए। क्योंकि मैं समझता हूँ इतने आसान वे में जो मैंने समझाया है शायद ही अभी तक तुमने कहीं देखा होगा। ठीक है, तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी क्लास, कहीं कुछ कमी है तो बता देना। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब, घंटी भी दबा लेना, और जो अपने दोस्त हैं तुम्हारे सखा संबंधी हैं सभी के पास तक इस क्लास को शेयर कर देना ताकि उनको भी इस क्लास का फ़ायदा हो सके। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।